नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है हमारी वो है नेट की इकाई हिंदी निबंध के अंतर्गत। आज ये निबंध सीरीज का दोस्तों इकाई का आखिरी निबंध है, बाकी सारे हम करा चुके हैं। तो ये है नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है दोस्तों। तो आज हम इसके सार को आपको, इसके पूरे निबंध को आपको पढ़ के सुनाएंगे और साथ ही साथ उसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, वो भी साथ ही साथ आपको समझाते हुए चलते हैं। अशोक के फूल केवल एक फूल की कहानी नहीं, भारतीय संस्कृति का एक अध्याय है। और इस अध्याय का अनंग लेख पढ़ने वाली हिंदी में पहले वह शक्ति है हजारी प्रसाद द्विवेदी। पहली बार उन्होंने ही यह अनुभव हुआ कि एक एक फूल, एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितने स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी, बकुल की भी, चंपे की भी। सब कृपया हमें मालूम है, सब क्या है हमें मालूम है। जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या अष्टक हो सका है। दोस्तों, इसमें कुछ प्रिंटिंग की दिक्कत है निबंध में, कोई बात नहीं, मैं आपको कोशिश करूँगा बिल्कुल सही से पढ़ने की। अब तो खैर हिंदी में फूलों का ललित लेख निकलने वाले कई लेखक निकल आए हैं, लेकिन कहानी की आवश्यकता नहीं है कि अशोक के फूल आज भी अपनी जगह है। कालिदास के प्रेमी पंडितों की पहली बार इन रहस्य उद्घाटन से अब अवश्य ही धक्का लगा होगा कि जिस कवि के वे अब तक अपनी आर्य संस्कृति का महान गायक समझते आ रहे थे, वह गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि आर्योत्तर जातियों के विश्वासों और सौंदर्य काल कल्पनाओं का सबसे अधिक ऋणी है। वैसे तो भारत को महामानव सागर कहने वाले रविन्द्रनाथ ठाकुर एक अरसे से यह बतलाते आ रहे हैं कि जिन्हें हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का मिश्रण है। किंतु यही संदेश अशोक के फूल के माघ यम से आया तो उनकी चोट कुछ और ही थी। कृपया इसीलिए कि यह मनोरंजन तर्क के धनुष से छूटा है। फूल की मार कितनी गहरी हो सकती है, इसका एहसास कराने के लिए अशोक के फूल के वे दो वाक्य ये काफ़ी हैं कि देश और आर्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट करने के लिए ही अशोक के फूल लिखा गया है, प्रकृति वर्णन करने के लिए नहीं। यह निबंध द्विवेदी जी के शुद्ध पुष्प प्रेम का प्रमाण नहीं, बल्कि संस्कृति दृष्टि का अनूठा दस्तावेज है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही सुंदर दोस्तों बात यहाँ पर द्विवेदी जी के, आचार्य द्विवेदी के अशोक का फूल निबंध दोस्तों के बारे में कही गई है। तो उसकी एक आलोचनात्मक कथन है दोस्तों, ये आलोचनात्मक कथन है और आपको ये याद रखना होगा। ये पंक्तियाँ तीनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये एक आलोचनात्मक कथन है अशोक के फूल निबंध के लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए, और दिया किन्होंने है, नामवर सिंह ने, संस्कृति और सौंदर्य में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला छपने वाले बहुतेरे हो गए, लेकिन दिनकर ने तो संस्कृति के 4 अध्याय नाम से एक विशाल ग्रंथ ही लिख डाला। किंतु जैसा कि अज्ञे ने लिखा है, काव्य की पड़ताल में तो दिनकर शुद्ध काव्य की खोज में लगे थे, लेकिन संस्कृति की खोज में उनका आग्रह मिश्रित संस्कृति की ही खोज लेकिन संस्कृति की मिश्रता की ओर उजागर करने का प्रयत्न न था, उनकी संग्राहकता को नहीं। संस्कृति का चिंतन करने वाले कभी भी विद्वान के सामने यह बात स्पष्ट न होती नहीं चाहिए कि संस्कृतियाँ प्रभाव ग्रहण करती हैं और उनके अनुभव को समर्थन बनाती हैं, लेकिन यह प्रक्रिया पिछड़ की नहीं, बल्कि संस्कृतिकार नाम की इस बात को स्पष्ट कर देता है दोस्तों, ये स्पष्ट है, माफ करना, स्पष्ट कर देता है कि यह माना कठिन है कि संस्कृति की यह परिभाषा दिनकर की जानी हुई नहीं थी, बल्कि उनके जीवन की उसी मिश्रात को स्वीकार करना नहीं जान पड़ता था जिनकी वकालत उन्होंने की।
तब क्या यह संदेश संगत नहीं कि उनकी अवधारणा एक बकारात ही थी, दृष्टि का उन्मेष नहीं? और अगर बकारात ही थी तो उनका मुवक्किल या समकालीन राजनीति का एक पक्ष ही नहीं था, बल्कि उनकी सांस्कृतिक कर्णधार व वयम भी मित्रता का सिद्धांत नहीं मानते, लेकिन अपनी स्थिर दृढ़ता बनाने के लिए उसे अपना रहे हैं। तो ये दोस्तों स्मृति लेखा पृष्ठ संख्या 118 से 200 दी है। ये आलोचना की है दोस्तों यह नामवर सिंह ने संस्कृति के 4 अध्याय जो लिखी है दिनकर जी की रचना उस पर। ठीक है, अब आगे चलते दोस्तों। इस मिश्र संस्कृति की राजनीति ने से द्विवेदी कितने अलग थे, इसका प्रमाण यह है कि संभावनीयता के प्राप्ति के बाद संवादहीनता प्राप्ति के बाद जब वे राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित नीति के रूप में सामाजिक संस्कृति का बोलबाला हुआ, द्विवेदी जी ने इस विषय पर लिखना लगभग बंद कर दिया। और स्पष्ट है कि वे मिश्रित संस्कृति के वकील न थे और न ही वकील की तरह अपने पक्ष के लिए इतिहास से तथ्य बटोरे ही हो गए थे। उन्होंने उस अनुभूति को बाणी दी, अपने अतीत के साहित्य को पढ़ने और कलाकृतियों को देखने के समय अंतरम में उठी थी, और इस बात तो संभवतः आगे भी इनकार न करेंगे कि द्विवेदी जी के लिए वह एक अमूर्त बौद्धिक अवधारणा नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये निबंध जो है वो एक तरीके से आलोचनात्मक निबंध है दोस्तों, जहाँ पर हमारे हिंदी साहित्यकारों के काव्य कृतियों के बारे में थोड़ी आलोचना यहाँ पर दी गई है दोस्तों। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आलोचनात्मक कथन आजकल बहुत कर आते ही हैं एग्जाम में, बल्कि दृष्टि का उन्मेष था। इसीलिए द्विवेदी जी कहते हैं कि सब कुछ अविशुद्ध है, तो तुरंत यह भी जोड़ते हैं कि शुद्ध है केवल मनुष्य की जिजीविषा, वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के लिए बाद भी पवित्र है। तो दोस्तों ये वाली जो पंक्ति है, ये वाली कोटेशन है, द्विवेदी जी कहते हैं कि सब कुछ अविशुद्ध है, और तुरंत बाद यह है कि जोड़ते हैं कि केवल मनुष्य की जिज्ञासा ही है। ठीक है दोस्तों, ये वाली पंक्ति जो है वो महत्वपूर्ण है, आप इसे देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसीलिए द्विवेदी जी के सामने योजनाबद्ध रूप से एक मिश्रित कृति तैयार करने का समय या नहीं था, नहीं है, और बल्कि समयक यह है कि आज समस्या यह है कि आज हमारे भीतर जो मोह है, वह संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार है, और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसे किस प्रकार ध्वस्त न किया जाए। इस दृष्टि से यदि दिनकर का मिश्र संस्कृति की एक राजनीति है, जो आगे की संस्कार धर्मी संग्राहक संस्कृति भी किसी भी राजनीति के अनुसंग से बच नहीं जाती। जब वे कहते हैं कि संस्कृतियां प्रभाव ग्रहण करती हैं तो अनुभव को समृद्धतर बनाती हैं, तो उसमें एक मूल संस्कृति का अस्तित्व पहले ही स्वीकार किया गया है, जो किसी प्रभाव से पहले विशुद्ध है, आकस्मिक नहीं है कि अज्ञेय द्वारा स्थापित बत्सल निधि हीरानंद शास्त्री जी व मार्कंडेय व्याख्यानमाला के प्रथम आयोजन में प्रकाशित भारतीय परंपरा के मूल व गोविंद चंद्र पांडे की लगभग ऐसी ही शब्दों में सामाजिक संस्कृति का विरोध करते हैं। डॉक्टर पांडे ये स्वीकार करते हैं कि विज्ञान प्रविधि और भौतिक उपादानों के स्तर पर नाना समाजों में आदान प्रदान और अनायास परिचित है, और इन साधनों का उपयोग समाज का प्रभावित करना है, किंतु इसके साथ ही वे मानते हैं कि अतर्क या भावों, अनुभूतियों और आध्यात्मिक उपलब्धियों के स्तर पर संस्कृतियों का वास्तविक मिलन होता है, अतः अत्यंत कठिन होता है। और यह उन्होंने दिया प्रश्न संख्या 18-19 पर। कुल मिलाकर इस विमर्श का निष्कर्ष यह है कि भारतीय संस्कृति की तथाकथित समकालीनता वास्तव में सभ्यता के क्षेत्र में ही लागू होती है, और इस क्षेत्र में भारत की कोई विशेषता नहीं है। तो यह लिया उन्होंने पृष्ठ संख्या 20 से। दोस्तों इस निबंध के जो ये मैं PDF है मेरे पास दोस्तों, उसमें बहुत सारी मिस्टेक हैं, स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन क्योंकि साहित्य तो दोस्तों हमने पढ़ा है तो साहित्यिक शब्द हमको रटे पड़े होते हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी शब्द में मुझे जोड़ना पड़ रहा है, अन्यथा ऐसा नहीं है कि हम समझ पा रहे हैं।
तो अगर मैं कहीं अटक भी जाऊँ तो आप समझ जाइएगा कि शब्दों की जोड़े हुए नहीं हैं। मैं फिर भी शब्द को देखते ही समझ जाता हूँ, या मेरी लय जब चल जाती है तो मैं समझ जाता हूँ कि यही शब्द होगा, और वो वही होना चाहिए वैसे भी, क्योंकि वही शब्द बन सकता है उस क्रम में। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, आपको मैं जल्दी से समझाने की कोशिश करूँगा सर। सवाल यह है कि सभ्यता और संस्कृति की जिन दो यूरोपीय अवधारणाओं को पांडे ने भारत की संस्कृति के विवेचन के लिए अपनाया, उसका संबंध सभ्यता से है या संस्कृति से। आदान प्रदान यदि सभ्यता के ही क्षेत्र में भी आदान प्रदान होता है तो फिर भी किस तरह राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित और प्रोत्साहित सामाजिक संस्कृति का विरोध डॉक्टर पांडे ने किया, उसे किसी अन्य पक्ष की राजनीति की वकालत न करना आज्ञे जी के लिए भी कठिन होगा। तर्क यही है, तर्क वही है जिसका इस इस्तेमाल उन्होंने दिनकर के संदर्भ में किया। यदि दिनकर की सामाजिक संस्कृति का संबंध राजनीति के एक पक्ष से है तो स्वयं अज्ञेय और गोविंद चंद पांडे की शुद्ध संस्कृति का संबंध भी राजनीति के दूसरे पक्ष से जोड़ा जा सकता है। शुद्ध होने के लिए वह राजनीति से मुक्त नहीं हो जाती। तो दोस्तों, ये जो आलोचनात्मक कथन है दोस्तों, वो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर उन्होंने आलोचनात्मक कथन दिया है, और वो है द्विवेदी जी, सॉरी, दिनकर जी और अज्ञेय जी के लिए। दोस्तों, ये वाली पंक्तियाँ जो लास्ट वाली हो महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिएगा एक बार फिर। आगे चलते हैं दोस्तों। द्विवेदी जी की दृष्टि में संस्कृति का यह आग्रह भी एक प्रकार का मोह है जो बाधा उपस्थित करता है, और संस्कृति में निहित जिस संस्कार की और अज्ञेय ने संकेत किया है उसकी अथर्थता से द्विवेदी अपरिचित हैं। यह तो स्वयं अज्ञेय भी स्वीकार करेंगे। फिर भी उन्होंने यह देखकर आश्चर्य नहीं चाहिए कि उन्होंने अक्सर इस संस्कार को भी बाधा माना है। लखनऊ विश्वविद्यालय के साहित्य मर्म का 1948 शीर्षक पर एक व्याख्यानों में इसका जोर इसी पर भी है कि विवेक के परिष्करण के लिए किए गए संस्कार की काल मुझे थोड़ा काल पाकर किसी नए सृजन के ग्रहण के लिए बाधा बन जाते हैं। कहते हैं कि संस्कार शब्द का प्रयोग पहले करते समय मुझे थोड़ा संकोच ही हो रहा है, और संस्कार शब्द अर्थ में ही प्रयुक्त होता है। अब किसके अर्थ में होता है दोस्तों, मैं नहीं समझ पा रहा, परंतु मनुष्य स्वभाव से ही प्राचीन के प्रति श्रद्धा परायण होता है, और प्राचीन के संबंधों के कारण उसका ऐसी धारणाओं को श्रद्धा देने की दृष्टि से देखने लगता है, जो जब शुरू हुई होगी तो निश्चय ही उपयोगी रही होगी, परंतु बाद में इनकी उपयोगिता घिस गई, वे रूढ़ी मात्र रह गई, और ऐसे संस्कार सब समय बेहतर मानव पर भूमिका पर खड़े नहीं उतरते। इस कालगत संस्कारों की चर्चा करने के बाद में इन देशगत जातिगत संस्कारों की ओर भी संकेत करते हैं, तो अन्य देश और अन्य जाति के विश्वासों पर आधारित साहित्य को समझने के बाधक होते हैं। प्रसंग यद्यपि साहित्य का है, फिर भी संस्कार की यह भूमिका संस्कृति के क्षेत्र में भी स्वीकार की जा सकती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संस्कार के उल्लेख मात्र से संस्कृति के क्षेत्र में दृष्टिगत होने वाली संकीर्णता को परिहार नहीं हो जाता, और संस्कार की प्रक्रिया अंततः संस्कृति के क्षेत्र में उस शुद्धिकरण की ओर ले जाती है जिसका परिणति वर्जनशीलता में होता है। यह वही वर्जनशीलता है जिसमें भारतीय संस्कृति के बृहत से हिमायतियों की अभिमान है। हमारे यहाँ बाला ब्रह्मास्त्र इस वर्जनशील अहंकार की उपज है जिसका मुकाबला द्विवेदी जी को अक्सर करना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आलोचना की जा रही है दोस्तों, आप देख ही रहे हैं हमारे यहाँ पर दी जो रचना लिखी है उस पर कह रहे हैं बहुत कलेश होने पर भी हिंदी साहित्य की भूमिका के उपसंहार में उन्होंने लिखा कि आए दिन श्रद्धापरायण आलोचक यूरोपियन मतवादों को धकिया देने के लिए भारतीय आचार्य विशेषता मत उद्धत करते हैं, और अगर आत्म गौरव के उल्लास से घोषित कर देते हैं।
हमारे यहाँ यह बात इस रूप में मानी जा गई है कि मानो भारतवर्ष का मत केवल वही एक आचार्य उपस्थित कर सकता है। मानो भारतवर्ष के हजारों वर्ष के सुदीर्घ इतिहास में नाम लेने योग्य एक ही कोई आचार्य हुआ है और दूसरा तो है ही नहीं। तो इस तो एक ही बात मान बैठे हैं। यह रास्ता गलत है। किसी भी मत के विषय में भारतीय मीमांसा में गढ़लिका प्रवाह की नीति का अनुसरण नहीं किया गया है। प्रत्येक बात में ऐसे बहुत से मत पाए गए हैं जो कि परस्पर एक दूसरे के विरुद्ध पड़ते हैं। ठीक है, अब है पंडितों का यह इकहरापन द्विवेदी जी की दृष्टि में बड़ी बाधा है। इस संकीर्ण इकहरेपन के खिलाफ संघर्ष करते हुए उन्होंने भारतीय संस्कृति की विविधता, जटिलता, परस्पर विरोधी जीवंतता और समृद्धि का पुनः सृजन किया है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आर्य जातियों के अवदान की उल्लासित चर्चा का कारण यही है कि वह प्रयास में कहीं आर्य श्रेष्ठता के अहंकार का ठेस लगती है तो द्विवेदी जी इस बात से चिंतित नहीं देखती और वस्तुतः दूसरी परंपरा की खोज का प्रयास, जिनका प्रयोजन मुख्यतः पंडितों की इकहरी परंपरा की संकीर्णता का निर्देशन है। प्रसंगवत द्विवेदी ने इस प्रयास की एक परंपरा हिंदी में पहले से दिखाई पड़ती है और एक दशक पहले जयशंकर प्रसाद भी ऐसे ही बात वकील लोगों में पाला पड़ा था, जिनकी जवाब में कवि को काव्य और कला तथा रहस्यवाद आदि निबंध लिखने पड़े थे। नए काव्य प्रयोगों की प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने भी भारतीयता की दुहाई सुनाई पड़ी थी और काव्य और कला निबंध का आरंभ भी इस प्रकार होता है कि भारतीय वामंग की सुरुचि संबंधी विचित्रताओं की बिना देखे ही अत्यंत शीघ्रता से अचानक आवश्यकता अभारतीय है अथवा भारतीय संस्कृति की सुरुचि के विरुद्ध है, यह कह देने की परिपाटी चल पड़ी है। प्रसाद ने भी यह लक्षित किया कि सब भावना साधारणतः हमारे विचार को संकीर्णता में और प्रधानतः अपनी समरूप विषय वृत्ति से उत्पन्न नहीं है। वह संकीर्णता और स्वरूप विश्व मूर्ति अपनी स्वतंत्रता परंपरा के ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन से दूर हो सकती है, किंतु प्रसाद ने अनुभव किया कि इसका ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन होने की संभावना जैसे पाश्चात्य साहित्य में है वैसी भारतीय साहित्य में नहीं। इसके पास अरस्तु से लेकर वर्तमान काल तक की सौंदर्य अनुभूति संबंधी विचारधारा का क्रम विकास और प्रतीकों के साथ साथ उसका इतिहास तो है ही, साथ ही साथ सबसे अच्छा साधन उसकी अविच्छिन्न व सांस्कृतिक एकता भी है। हमारी भाषा के साहित्य में वैसा सामंजस्य नहीं है। बीच बीच में इतने सब अभाव या अंधकार काल हैं कि उनकी गिनती ही विरुद्ध संस्कृतियों के भारतीय रंग में तल पर अवतीर्ण और लोप होती दिखाई देती है, जिन्होंने हमारी सौंदर्य अनुभूति के प्रतीकों को अनेक प्रकार से विकृत करने का ही उपयोग किया था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर पाश्चात्य काव्य शास्त्र और हमारे पाश्चात्य काव्यों लिखने वालों आलोचकों और समीक्षकों को तुलना की है हमारे हिंदुओं और हमारे भारतीय संस्कृति के आलोचकों से। तो यहाँ पर नामवर सिंह ने काफ़ी महत्वपूर्ण बातें दी हैं दोस्तों। इसके बाद अपनी परंपरा में इस अभाव और अंधकार काल के बावजूद प्रसाद ने रहस्यवाद शीर्षक निबंध में सौंदर्यानुभूति की परंपरा को पुनर्निर्मित करने का प्रयास किया और इस परंपरा का आरंभ भी ऋग्वेद से ही होता है, किंतु यह आश्चर्य की वह परंपरा है जिसके प्रतिनिधि इंद्र है और जिसमें काम की पूर्ण स्वीकृति है और यह वरुण के अधिकृत व बातों में विकसित होने वाली असुर परंपरा से स्वरता भिन्न है, जो कि विधि विधान और विवेक की विशेषता व महत्व देती है। प्रसाद ने इन दोनों परस्पर विरोधी परंपराओं के विकास की मनोरंजक रूपरेखा प्रस्तुत की है और कहने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी दृष्टि में भारत जीवन में काम को पूर्णतः स्वीकार करके चलने वाली आनंदवादी परंपरा ही मुख्य रूप से मुख्य है और वह अकम्य है, अत्कशम्य। दोस्तों ये समझ में नहीं आ रहा क्या है, ठीक है, मुख्य है। और आगे चलते हैं दोस्तों। किसी प्रकार की प्रक्रिया प्राप्त न होने के कारण यह कहना कठिन है कि द्विवेदी प्रसाद द्वारा निरूपित आनंदवादी परंपरा से किसी हद तक परिचित थे, किंतु तत्वतः वह
यह वही परंपरा है जिसकी श्रेय वे गंधर्व, नाग, द्रविड़ और आर्यतर जातियों को देते हैं। विचार और वितर्क जो निबंध है दोस्तों 1945 में संकलित अपने एक आरंभिक निबंध हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध भी लिखा है। सबसे अधिक अभ्यंतर संभवतः साहित्य में उनको ललित कलाओं के क्षेत्र में हुआ है। अजंता के चित्रित सांची भारत आदि में उत्कीर्ण चित्र और मूर्तियां आर्योत्तर सभ्यता की स्मृति के परिचायक हैं। महाभारत और कालिदास के काव्यों की तुलना में जान पड़ेगा कि दोनों ही चीज़ें हैं समृद्धि के चीज़ों में एक पे तेज है और अभिव्यक्ति का वेग है, तो दूसरे में ललित व माधुर्य है, वह व्यंजना की छटा है। महाभारत में आर्य उपादान अधिक है और कालिदास के काव्यों में आर्यत्तर। जिन लोगों ने भारतीय शिल्प शास्त्र का अनुसरण किया है वो जानते हैं कि भारतीय शिल्प में कितने आर्यत्तर उपादान है और काव्य तथा नाटकों में उनका कैसा अद्भुत प्रभाव पड़ा है। पता चला कि सांची भरत आदि के चित्रकार यक्षों और नागों की पूजा करने वाली एक सौंदर्य प्रिय जाति थी और संभवतः उत्तर भारत से लेकर के असम तक फैली हुई थी। बहुत ही ऐसी बातें कालिदास आदि कवियों ने सौंदर्य प्रेम जातियों के ग्रहण की जिसका पता आर्यों को न था। कामदेव की अप्सराएं, उनकी देवी देवियां, सुंदरियों के पदाघात के अशोक का पुष्पित होना उसके घर की चीज़ है। अलकापुरी उनका स्वर्ग है और इस प्रकार ही अनेक बातें और उनसे उन्हीं की तरह अन्यत्र आर्यतर जातियों में महाकवि ने ली। और इसी क्रम में आगे भरत मुनि के नाट्यशास्त्र के बारे में भी तो उनके आर्यों की विधान मानने वाले मत का जिक्र करते हुए कहते हैं कि शुरू में एक कथा में बताया गया है कि ब्रह्मा ने नाट्यवेद नामक 5वें वेद की सृष्टि की थी और अगर आर्यों के वेदों में उसका कुछ भी संबंध होता तो पंडितों का अनुमान है कि इस कथा की जरूरत न हुई होती। वास्तव में भारतीय नाटक पहले केवल अभिनय के रूप में दिखाए जाते थे और उन्हें भाषा का प्रयोग करना आर्य संशोधन का परिवर्तन है। आर्यतर अवदान की इस सूची में भक्ति, द्रविड़ उपजी और आभीरों के अपराध, यमदेव, बालकृष्ण तथा देवी राधा को जोड़ लें तो हमारी परंपरा में सुंदर माना जाने वाला ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो आर्यतर न हो। एक भक्ति काव्य को छोड़कर प्रसाद और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जब इस बात को लेकर कोई मतभेद नहीं है तो यह सुंदर है। अब मतभेद नहीं है कि सुंदर है। अंतर केवल यह है कि प्रसाद जिन्हें आर्यों की एक समुदाय की परंपरा कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी उसे ही विभिन्न ने आर्य जातियों का अपदान मानते हैं। फिर भी एक बात में उभतर समानता है कि हमारी परंपरा में जो भी सुंदर है वह आर्य नाम से प्रचलित मिथक में भिन्न है। इस मिथक्रिया आर्य ने अपनी चिड़ इसलिए है कि ध्वजाधारियों को सुंदर से परहेज है। जैसा कि प्रसाद में रहस्यवाद शीर्षक निबंध में स्पष्ट लिखा है कि आनंद पथ को उसके कल्पित भारतीयोचित विवेक में सम्मिलित कर लेने से आदर्शवाद का ढांचा ढीला पड़ जाता है और इसीलिए वे है इस बात को स्वीकार करते हुए डरते हैं कि जीवन में यथार्थ वस्तु आनंद है और ज्ञान से वह अज्ञान को मनुष्य उसी की खोज में लगा है। आदर्शवाद में विवेक के नाम पर आनंद और उसके पथ के लिए जो भी जनरा फैलाया है वही उसे अपने वस्तु कहकर स्वीकार करने में बाधक है। इसीलिए नैतिकताओं का प्रत्युत्तर देने के लिए प्रसाद जी ने यदि सुंदर की परंपरा को अपनी ही परंपरा के अंदर आर्यतर तत्वों के अभिन्न मिश्रण के रूप में विवेचित किया है। एक ही परंपरा और दूसरी प्रति परंपरा की दिशाओं को चलकर एक ही बिंदु पर मिलती है। होते नैतिकतावाद के विरुद्ध सुंदर की प्रतिष्ठा, सुंदर को ही लेकर यह सारा विवाद
इसलिए जैसा कि प्रसाद जी ने कहा है कि संस्कृति सौंदर्य बोध के विकसित होने की मौलिक चेष्टा है। यह आकस्मिक नहीं है। भारतीय संस्कृति के नाम पर नैतिकता की ध्वजा फहराने वाले प्रकृति के सौंदर्य को किसी प्रकार सह लेते हैं, पर नारी सौंदर्य के सामने आंखें चुराने लगते हैं। उदाहरण के लिए शुक्ल जी के लोक मंगल में प्रकृति के सौंदर्य के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादी की कौन कहेगा? स्वयं विद्यापति के लिए तो पूरी जगह है, लेकिन छायावादी की कौन कहे? स्वयं विद्यापति और सूर्य जैसे भक्त कवियों को नारी सौंदर्य भी गाह्य नहीं है। आनंद और माधुर्य को लोकमंगल की स्थापना का गौरव पद लेकर उन्होंने साधना बस या का मार्ग अपनी ओर से सर्वदा निष्कंटक कर लिया है, क्योंकि साधना के मार्ग में माधुर्य से बाधा पहुंचाने की आशंका है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये बहुत ही आलोचनात्मक जो दोस्तों सारे कथन कहे गए हैं, और सारे आलोचनात्मक कथन जो हमारी काव्य कृतियाँ और जो हमारी रचना कृतियाँ हैं दोस्तों बहुत सारे कवियों की, उन्हीं पर उन्होंने कंपेयर किया है एक से दूसरे रचनाओं को। जयशंकर प्रसाद से महावीर प्रसाद हजारी प्रसाद द्विवेदी को, और ऐतिहासिक दृष्टि को, सांस्कृतिक दृष्टि को दिनकर जी को, जिन्होंने कि संस्कृति के 4 अध्याय लिखे दोस्तों। इस प्रकार उन्होंने कुछ पुस्तकें, कुछ काव्य ग्रंथ हैं दोस्तों, जिनका कंपेयर एक दूसरे से किया, और बहुत ही आलोचनात्मक कथन यहाँ पर उन्होंने नामवर सिंह जी ने दिए हैं। और एक और चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूँ, इस निबंध को मैं आपको सुना रहा हूँ, मेरे लिए ये एक किसी एग्ज़ाम से कम नहीं है। जैसे कि आप शब्दों को देख रहे हैं कैसे टूटे फूटे पड़े हैं, और उनको सही जोड़ के अगर मैं सही सुना रहा हूँ तो ये भी एक एग्ज़ाम से कम ही नहीं है। और इसमें पास होना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर यही टूटे फूटे शब्द एग्जाम में पूछ ली जाए तो किसी एग्ज़ाम से कम नहीं हो जाएंगे। खैर चलो आगे बढ़ते हैं हम। संभवतः ऐसे ही पूर्वाग्रह का प्रत्याख्यान करने के लिए द्विवेदी जी ने अपनी साहित्य साधना के आरंभिक सोपान पर ही हिंदी साहित्य की भूमिका के साथ ही प्राचीन भारत का कला विलास 1940 नामक पुस्तक तक लिखी, और आगे चलकर परिवर्तित रूप में प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद नाम से छपी। भारतीय भारत में दोस्तों, प्राचीन भारत में दोस्तों, ये लाइन महत्वपूर्ण है। ये भी आलोचनात्मक ही कथन है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के साथ ही प्राचीन भारत कला विलास नाम से जो पुस्तक थी वो बाद में किस नाम से छपी, वो इस नाम से नीचे जो दिया गया। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। अब द्विवेदी जी ने प्रारंभ में स्पष्ट कर देना आवश्यक समझा कि विलासिता और कलात्मक विलासिता की ही वस्तु नहीं है। तोती विलासिता में केवल भूख रहती है, नंगी भूक्षा पर कलात्मक विलासिता संयम चाहती है, शालीनता चाहती है, विवेक चाहती है, और कलात्मक तक विलास किसी जाति के भाग्य या सदा सर्वदा नहीं जुड़ता। उसके लिए ऐश्वर्य चाहिए, समृद्धि चाहिए, त्याग और भोग का सामर्थ्य चाहिए, और सबसे बढ़कर पौरुष चाहिए, और कि सौंदर्य और सुकुमारता की रक्षा करे। परंतु इतना ही काफ़ी नहीं होता। उस जाति में जीवन के ऐसे प्रत्येक दृष्टि सुप्रतिष्ठित होनी चाहिए जिससे वह पशु सुलभ इंद्रिय वृत्ति और बाह्य पदार्थों को ही समस्त सुखों का कारण समझने में प्रवीण हो चुकी हो। जाति की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा बड़े ही उदार होनी चाहिए, जिससे उससे कि ऐसा कॉलिड कर्म होना चाहिए कि आत्ममर्यादा को समस्त दुनिया की सुख सुविधाओं की श्रेष्ठ समझाता है, और जीवन के किसी भी क्षेत्र में असुंदर को बर्दाश्त न कर सकता हो, और जाति सुंदर की रक्षा सम्मान करता नहीं जानती। वह विलासी भले ही ले पर कलात्मक विलास उसके भाग में नहीं बना होता। ठीक है, अब चलते हैं संक्षेप में। यह उस सौंदर्य बोध की संस्कृति है जिसका अत्यंत संवेदना सूक्ष्म अविरण कलात्मक विनोद के बाद के पृष्ठों में मिलता है, या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा चारूचंद के लिए पुनर्वा आनंद को होता। जैसे सृजनात्मक कृतियों के उन प्रसंगों एवं नारी सौंदर्य उसके पूर्ण वैभव के साथ प्रकट होता है, तथा नृत्य कला के प्रदर्शन के अक्सर उपस्थित होते हैं। और कहने की आवश्यकता नहीं है कि द्विवेदी जी ने यह सौंदर्य बोध में सर्वथा शास्त्रीयता अभिज्ञान ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक सजग इंद्रिय संविधान की प्रत्येकता भी है, और शोभा सुषमा सौभाग्य चरुता ललित व लावण्य आदि ऐसा सूक्ष्म परिज्ञान और संवेदन हिंदी में दुर्लभ ही है। दोस्तों जैसे यहाँ पर आलोचना उन्होंने बेसिकली अगर देखी जाए तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की ही दोस्तों नामवर सिंह जी हैं।
तो सही दृष्टि में तो ये आलोचना जो उन्होंने की है और ये जो कथन है दोस्तों उनके बारे में, जो हज़ारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में कहे हैं नामवर सिंह ने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इनको याद कर लें, इसमें से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आएगा। ठीक है, अगला है, इस सौंदर्य बोध को सामंती संस्कृति का प्रयास समझने के लिए न जाने कितने भ्रम हो, इसलिए मेघदूत एक पुरानी कहानी से पूर्व मेघ के पुष्प, पलावी, मुखानम आदि 26वें संत द्विवेदी जी का व्याख्यात का एक अंश प्रस्तुत है, जो कि संपत्ति परिश्रम में नहीं अर्जित की जाती, जिसके संरक्षण के लिए मनुष्य प्रत्यात्मक पसीने से नहीं बलता, वह केवल कुत्सित रुचि को प्रश्न देती है। साहित्यिक सौंदर्य वहाँ है जहाँ चोटी का पसीना एड़ी तक आता है और नियम सम्मत विकारों को धोता रहता है। पसीना बड़ा पावक वह तत्व है जिसे है मित्र, जहाँ इसकी धारा रुद्र हो जाती है वहाँ कलुष और विकार जमकर खड़े हो जाते हैं। विदिशा के पश्चात में विलासिता में यह पावनकारी तत्व नहीं है, बल्कि चेहरे पर सात्विक तेज और उल्लासित करने वाली दीप्ति नहीं रहेगी। इसलिए मैं सलाह देता हूँ कि विश्राम करके आगे बढ़ना, क्योंकि प्रातःकाल निचली पहाड़ी के इर्द गिर्द तुमको मनुष्य की सात्विक शोभा दिखाई देगी। यहाँ सवेरे सूर्योदय के साथ ही साथ तुम्हारा श्रम जल नात नारियों की दिव्य शोभा देख सकोगे। नागरिक लोगों के आनंद और विलास के लिए कृषकों ने फूलों के अनेक बगीचे लगा रखे हैं। प्रातःकाल कृषक बंधु है फूल चुनने के लिए, वह इन पुष्पों को पौधानों में आ जाती है और उस प्रदेश में इन पुष्पों पल्लावी कहते हैं। और पुष्प पल्लावी अर्थात फूल चूरने वाली ये पुष्प पल्लावियाँ घर का कामकाज समाप्त करने के उपरांत उद्यानों में आ जाती हैं और मधुयान है तक मध्याह्न तक फूल चुलती रहती हैं। सूर्य के ताप से इनका मुखमंडल ग्लान हो गया है, वह उठता है और थल से पसीने की धारा एडी से थल से पसीने की धारा चलती है और इस धारा के निरंतर स्पर्श से कानों के आवरण रूप से विराजमान सर से धारा दोस्तों नीलकमल तक उठते हैं और दिन भर की तपस्या के बाद इतना कमा लेती हैं कि किसी प्रकार उसकी जीवन यात्रा चल सके। परंतु तुमको यदि सात्विक सौंदर्य के दर्शन होंगे तो उनके दीप मुखमंडल पर शालीनता का तेज देखोगे। उनकी भूभंग विलासता से अपरिचित आँखों में सजी लज्जा के भार का दर्शन आप पाओगे और उसके उत्प्रांत उत्फूल पर अधरों पर स्थिर भाव से विराजमान पवित्र स्मृति रेखा को देखकर तुम समझ सकोगे कि सूची स्मृता किसे कहते हैं। इस पवित्र स्मृति को देखकर तुम निचली पहाड़ी की उत्तम और उन्नत विलासशील लीला को भूल जाओगे और वहाँ तुम संचय का विकार देखोगे और आत्मदान का रूप आत्मदान है दोस्तों, यह आत्मदान का सहज रूप प्रथम आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हज़ारी प्रसाद की जो पुस्तक है दोस्तों वहाँ से ये लिया गया है दोस्तों, उनके निबंध से दोस्तों यहाँ पर ये लिया गया है पूरा का पूरा जो होता है और प्रश्न संख्या 45-46 पर ये लिखा हुआ है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगे लिखा है पुष्प पलावियों का यह श्रमजल ना सौंदर्य कालिदास का नहीं, द्विवेदी जी के कालिदास का सौंदर्य है, बल्कि क्लासिक परंपरा से पूर्ति हुई आधुनिक संस्कृति को भी संस्कार देने वाली यह एक और परंपरा है जो अनजाने ही निराला जी की शाम तक तन भर बधा यौवन वाली यह तोड़ती पत्थर से जुड़ जाती है। इसलिए जो लोग द्विवेदी के सौंदर्य कार्य को रविन्द्रनाथ के शांति निकेतन की देन बतलाते हैं वे सिर्फ आधी बात कहते हैं, क्योंकि शांति निकेतन में चारों ओर संगीत कला का तो वातावरण था और उसमें निश्चित ही द्विवेदी के संतप्त सौंदर्य बोध जागृत किया था। और स्वयं द्विवेदी जी ने भी शांति निकेतन के संस्करणों के आश्रम के उस वातावरण की चर्चा की है जिसमें संगीत जीवन का अविच्छिन्न अंग बन गया है और छोटे छोटे बच्चों में भी सौंदर्य निर्माण की सहज प्रेरणा काम कर रही थी। फिर भी उनके अपने सौंदर्य प्रेम का एक बहुत बड़ा सा स्रोत अपना लोक को संस्कार कर गया है। यही वजह है कि जीवन के संदर्भ में जब भी सौंदर्य सृष्टि की बात उठती है तो वे उसे सम्मान में जल जीवन के उतारने की कल्पना करते हैं। और यही दृष्टि से विचार प्रवाह 1959 में संस्कृति जनता का असंपन्न शीर्षक लेख विशेष रूप से लोकनीय है। दोस्तों तो ये विचार प्रवाह निबंध के बारे में यहाँ पर आलोचना की है नामवर सिंह जी ने।
आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी के। और आगे चलते हैं दोस्तों। निबंध इस चिंता में आरंभ होता है, कुछ ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि इस वंचित जनता के भीतर रसग्राहिका संवेदना उत्पन्न न हो। वे भी सुंदर सम्मान करना सीखें, सुंदर ढंग से जीवन बिताना सीखें, सुंदर को पहचान करना सीखें। एक सतत सुखी या जातिवाद की तरह द्विवेदी जी कहते हैं कि जनता के अंतःकरण में अगर सौंदर्य के प्रति समान भाव नहीं है तो जनता कभी भी सौंदर्य प्रेमी नहीं बनाई जा सकती। किंतु उसका विश्वास है कि जनता के भीतर वह सब कुछ पड़ी हुई है जो उद्दीपक के अभाव में संदिग्ध नहीं हो रही, और यह उद्दीपक वस्तु तो समाज में प्रतिष्ठित करना वांछनीय है। जनता को प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति में वे मान नहीं कर सकती। नींव के बिना इमारत नहीं उड़ सकती, भूखे भजन न होए गोपाला। किंतु उसके साथ यह सोच है कि जो जाति सुंदर समान नहीं कर सकती, वह यह भी नहीं जानता कि बड़े उद्देश्य के लिए प्राण देना क्या चीज़ है। वह छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ती मरती है और लुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सुंदर मार्मिक वर्णन किया है निबंध में। और ये बात सही है, जब तक ज़रूरतों की पूर्ति नहीं कोई भी करेगा तो वो उस समाज का कल्याण या उसका विकास कैसे हो सकता है। तो स्पष्ट दृष्टि या विचारधारा के नितांत भिन्न को जनता को तत्कालीन आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष में उतारने की विश्वासी है, क्योंकि यहाँ समझ निहित है कि जनता के बोधगत स्तर उतना ही नीचा है, जनता के स्पंदन में अपरिचित है, जो कि सारी शक्ति फौरी लड़ाइयों की क्षय करते हैं। कोई जाति क्रांति जैसे बड़े उद्देश्य के लिए जान की बाजी लगाती है, तो इसलिए यह सिर्फ जीना नहीं जानती चाहती बल्कि सुंदर ढंग से जीना चाहती। कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज के अनेक राजनीतिक संगठन और आंदोलन सिर्फ इसलिए असफल हो रहे हैं कि उनके सामने जीवन का यह बड़ा उद्देश्य नहीं है और वे सुंदर को एक अतिरिक्त या फालतू की चीज़ समझते हैं। तो दोस्तों, यह वाली जो पंक्ति है लास्ट वाली महत्वपूर्ण, आप ये ध्यान रख लीजिएगा। और बहुत ही सुंदर पंक्ति है दोस्तों ये, ठीक है। द्विवेदी की सौंदर्य की अतिरिक्त मानते हैं कि किंतु उसकी अतिरिक्तता सिर्फ अर्थ यह है कि आनंद वर्धीकृत लवण्य व परिभाषा में है। यह किसी वस्तु के प्रसिद्ध अवयवों में से कोई भी नहीं है, बल्कि उसके अतिरिक्त और भी उन अवयवों को छोड़कर रह सकता है जो सौंदर्य रूप नहीं, लेकिन रूप को छोड़कर रह भी नहीं सकता। और इस शास्त्रीय परिभाषा में द्विवेदी के जीवन की जो नित्य कर्म निकालते हैं वह द्रष्टव्य है। कहते हैं कि जीवन को सुंदर ढंग से बिताने के लिए भी जीवन का एक रूप होना चाहिए। बहुत से लोग कुछ भी ना करने को भलापन समझते हो और गलत धारणा है कि सुंदर जीवन क्रियाशील होता है, क्योंकि क्रियाशील ही जीवन का रूप है। क्रियाशीलता को छोड़कर जीवन का सौंदर्य टिक नहीं सकता। द्विवेदी जी के अनुसार इस भाव से चलित समाज अंततः राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों का कब्जा करने के प्रयास में कम संतुष्ट नहीं हो सकता, और क्योंकि समाज में व्यवस्था जो या तो स्वीकार कर लेगा एकदम असंभव हो सकता है। किंतु इन संकीर्णवादी क्रांतिकारियों ने द्विवेदी से सहमत नहीं है और मनुष्य के भविष्य को सुखी बनाने के नाम पर आज सौंदर्य के किसी न किसी बहाने चल देते हैं। अंतिम दिनों में लिखित परंपरा और आधुनिक शीर्षक लेख में भी कहते हैं कि जो मनुष्य को उसकी सहज वासना व दत्त फल कल्पनाओं के राज से वंचित उसके भविष्य में जो सुखी बनाने के सपने देखता है, वह ठूंठ कर तर्क परायण कठमुल्ला हो सकता है। आधुनिक बिल्कुल नहीं, वह मनुष्य को समूचे परिवेश में संविच्छिन्न करके हाड़ मांस का यंत्र बनाना चाहता है। यह तो संभव है या वांछनीय है। तो दोस्तों, ये वाली जो कथन है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे देख लीजिएगा एक बार। आगे चलते हैं। द्विवेदी जी मनुष्य की समझ स्वच्छतम रचित्रीय आनंदी वृत्ति का विकास आवश्यक समझते हैं, क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, धर्म विधान और साहित्य के माध्यम में उसी वृत्ति को अभिव्यक्ति मिलती है। यह आकस्मिक नहीं है कि अंतिम दिनों में वे सौंदर्य पर ललित व मीमांसा नाम से एक पूरी पुस्तक
लिख रहे थे। इस उनके प्रिय कवि कालिदास पर कालिदास की ललित योजना नाम पुस्तक पूरी करके वे स्वयं ललित यश प्राप्ति व व्यवस्थित संगोपांग विचार करना चाहते थे। उनके जीवन को सुदूर सुंदर चिंता और सौंदर्य साधना की स्वाभाविक परिणति थी। दुर्भाग्य से उस पुस्तक के केवल 5 ही निबंध पूरे हो पाए और वह उनके ही वह व्यापक और मौलिक सौंदर्य चिंता को चौपास मिल ही जाता है। उन्होंने इस तथ्य पर एहसास है कि भारतवर्ष में इस प्रकार के किसी अलग शास्त्रीय कला कल्पना नहीं रह गई, परंतु काव्य शिल्प, चित्र, मूर्ति, संगीत, नाटक आदि की आलोचना के प्रसंग में और विविध आगाओं में चरम सुंदर तत्व की महिमा बनाने के बहाने उनकी चर्चा अवश्य होती रहती है। इसीलिए अपनी इस छिन्न न किंतु समृद्ध परंपरा के आधार पर ही उन्होंने ललित काव्य चिंतन के भाव निर्माण का प्रयास किया। यह प्रयास पहला सूत्र है कि सौंदर्य और असौंदर्य के न कहकर ललित यह कहना चाहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य में भिन्न है किंतु उसके समांतर चलने वाला मानव संरचित सौंदर्य उनकी दृष्टि में विशेष महत्वपूर्ण है। ललित वह इसलिए है क्योंकि मानव द्वारा ललित है। सौंदर्य की असमाजवादी धारणा का स्रोत द्विवेदी जी ने अपनी परंपरा में ढूंढ निकाला। वह स्रोत भरतमुनि का नाट्यशास्त्र में नाटक की उत्पत्ति की जो कथा दी गई है उसमें अनुसार देवता नाटक कर सकते हैं और नाटक कर सकने में मनुष्य भी को ही समर्थ समझा गया है, क्योंकि उसकी देवताओं से यह विशिष्ट शक्ति अनुकरण की है। यही नहीं, भरतमुनि ने अपने समय में प्रचलित रूपों में संपूर्ण सिर्फ नाटक और प्रकरण को ही माना, जहाँ नायक मनुष्य होता है और नायक विचार करते हुए प्रसंगवत नाट्यशास्त्र के अनुसार मनुष्य ही धैर्यदाता हो सकते हैं, जबकि देव जो होते धीरोदात एवं क्योंकि देवों में फलागम के लिए उतावली होती है और धीरोदात की भांति धीर भाव से पश्चात वे नहीं उलझते। इस प्रकार द्विवेदी की कला सृजन में मनुष्य की महिमा का प्रबल विवेक भारतमुनि से प्राप्त करते हैं और सौंदर्य की मनुष्य ललित मानने का दूसरा स्रोत है तांडव लास्य का अंतर। और पुराण गाथा के अनुसार शिव का तांडव रस भाव वर्जित नृत्य है, जबकि पार्वती का रस भाव जो है समन्वित है। यहाँ लास का मानवीय प्रयासों का ललित रूप वही है और अंत में अगाओं के वर्णित विश्व या अपनी ललित यह संज्ञा देते हैं, और किंतु कुल प्रकार का समष्टिगत और यष्टिगत दोनों समस्त तथ्यों पर द्विवेदी को सौंदर्य दृष्टिमूलक मानक केंद्रित है। उसका सिर्फ यही है कि सौंदर्य का स्पष्ट मनुष्यता है, और बल्कि यह है कि सौंदर्य की सृष्टि करने के लिए ही मनुष्य है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों जो नाबार्ड जी ने एक्सप्लेन किया है वो दोस्तों निबंध में मनुष्यता यानी कि ललित निबंध को दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि ललित निबंध क्या होता है और ललित निबंध जो होते हैं वो मनुष्य पर आधारित ही होते हैं। इस चीज़ को यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट किया है। द्विवेदी की ललित मीमांसा का दूसरा सूत्र यह है कि बंधन के विरुद्ध विद्रोह है और बंधन विरोधी वह व्याकुलता से रूप देने का प्रयास, और नृत्य के संदर्भ में उसी बात को जड़ के रूप व आकर्षण किसी न किसी बहाने नृत्य का आयोजन किया है, और नृत्य के भले ही बंधनों के विरुद्ध विद्रोह है यत्न करने वाली सबसे जीवंत कला, किंतु कलाएं नृत्य के इस धर्म का अनुसरण करती हैं। और यह भी द्विवेदी के यथासंभव स्पष्ट कर दिया है कि इस प्रकार द्विवेदी की दृष्टि से कला और सौंदर्य ने यथास्थान व स्पष्ट मात्र ही नहीं बल्कि बंधनों के विरुद्ध विद्रोह है, जो कि शास्त्र समर्थित न होते हुए भी उनकी क्रांतिकारी सौंदर्य दृष्टि का परिचायक है। द्विवेदी जी का ललित या मीमांसा तीसरा सूत्र है यह है कि सौंदर्य का सर्जना व मनुष्य में शिक्षा का परिणाम। उल्लेखनीय है कि ललित मीमांसा के पश्चात अंशों में सबसे अधिक विचार शिक्षा पर ही है, जिसका स्पष्ट अर्थ है कि वह मनुष्य की सृजनशीलता सबसे अधिक बल देना चाहती है। विवेचन की दृष्टि से पदावली शब्द प्राणी प्राय सैव शाक दर्शनों की इच्छित क्रिया शक्ति का सहारा लिया गया, किंतु अंततः वह आध्यात्मिक स्वभावली के बीच में मनुष्य में सृजनता मनुष्य शक्ति की प्रकाशित होती है और सौंदर्य कला का संस्कृति के मूल है। और सृजनशीलता के संदर्भ में उन्होंने उन रूढ़ियों की भूमिका पर विचार किया है जो कलाकार के लिए समय बाधक नहीं होती, किंतु बल्कि कभी कभी साधक का सहायक भी हो जाती है। अंत में द्विवेदी जी ऐसे समग्र भाव के रूप सौंदर्य की स्थापना करते हैं। धर्माचरण, नैतिकता आदि जीवन का भी सही प्रकार की अभिन्न शक्तियों का चाप कर सबकी अभिभूत करके उसके अंतर्गत उसका संभाव क्या प्रकाश करता है, और उन्होंने ही शब्दों में भाषा में मितक में
धर्म के काव्य में मूर्ति के चित्र में वहदा व्यक्ति यक्ति मानदृदीय इच्छा शक्ति का अनुभव, विलासी व सौंदर्य, जिसका मीमांसा का संकल्प लेकर हम चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रही नामवर सिंह की जो निबंध है दोस्तों, और वो पूरे निबंध दोस्तों बेसिकली उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना यहाँ पर उन्होंने की है, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें इस क्लास में इतना ही काफ़ी है दोस्तों। फिर हम मिलते हैं हम जल्दी अगली क्लास पर। निबंध हमारे पूरे हो गए, और दोस्तों टेस्ट सीरीज के लिए सभी तैयार हो जाएं, और रजिस्ट्रेशन के लिए टेस्ट सीरीज के लिए मेरा नंबर है जहाँ पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी, आगे फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ।